गजल है एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है और इसके शायर हैं जिगर मुरादाबादी। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। मोहब्बत की इंतहा इश्क है और इश्क का महवर रब की ज़ात है। और इस तरह से जब मोहब्बत इश्क के रंग में ढलती है, मनाजिल तय करती है, तो इसका दामन बहुत वसी हो जाता है। सूफीज़्म, सूफियाना तर्ज फिक्र में मोहब्बत कतरा है और इश्क समंदर है। यही तस्वुर जिगर मुरादाबादी के इन अशार में भी हमें देखने को मिलता है। मोहब्बत की राह पर चलने वाले के दिल में एक तूफान होता है, जज्बात का, दर्द का, एहसासात का, और इस दर्द की तस्कीन इश्क में ढलकर मिलती है। यानी जो रिवायती अदब है या रिवायती शायरी है उसमें तो मंजिल है ही नहीं, जुदाई है, दर्द है, तकलीफ है। लेकिन जब वही जज्बात और एहसासात इश्क की राह को इख्तियार कर लेते हैं तो उस दर्द को तस्कीन मिल जाती है। तो हम इसे इस तरह कह सकते हैं, और इस दर्द को तस्कीन इश्क में ढलकर मिलती है। एक आशिक की नजर में मोहब्बत का दामन इतना वसी हो जाता है कि तमाम जमाना इसके हिसार में आ जाता है। ये जो सूफीज़्म है ये बहुत खूबसूरत तस्वुर है, और किस तरह से है आज हम इसे समझेंगे। सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। एक सच्चा आशिक जब अपने रब के रंग में ढल जाता है, महवर कौन है? रब की जात। ढलना कहाँ है? रब के रंग में, यानी अल्लाह की रजा के मुताबिक। तो इसकी मंजिल अपने रब की रजा को पाना होता है, और यूं मोहब्बत का दामन अपने पराए सबके लिए फैल जाता है, बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी नफा और नुकसान के। खल्के खुदा से ऐसा इंसान मोहब्बत करता है। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। इश्क़ मजाजी की राह पर चलने वालों को मोहब्बत की राह में खुशी, दर्द, अजियत जैसे आम एहसासात को सामना करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। इश्क़ हकीकी में मोहब्बत इंसान से होती है और महबूब खुदा होता है। और यही वजह है कि जो इश्क़ की कैफियत है वो बहुत वसी है और बहुत खूबसूरत है। आशिक दुनिया की आसाइश और आराम की तलब नहीं करते। अल्लाह की राह पे जो चलते हैं वो दुनिया की आसाइश और आराम की तलब नहीं करते, वो जन्नत की आरज़ू भी नहीं रखते, और ना ही जहन्नम का डर होता है उनके दिल में। वो सिर्फ खुदा की तजल्लियात के दीदार के तालिब होते हैं। इस तस्वुर को सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि इश्क़ मजाजी फूल है और इश्क़ हकीकी इसका फल। इसी फिक्र को जिगर मुरादाबादी यूं बयान करते हैं कि लफ्ज मोहब्बत का मुख्तसर ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। बकौल शायर, कुछ नजर आया न फिर जब तू नजर आया मुझे, जिस तरफ देखा मुकामे हूं नजर आया मुझे। तो इसका जो अगला शेर है ये भी हमें समझाता है कि जो पहला शेर था उसका मरकज क्या है, वो कौन सी मोहब्बत है। किस तरह इसे हम देखते हैं, ये किसका तस्वुर है, ये किसका फसाना है। जो अश्क है आंखों में तस्बीह का दाना है, जो अश्क है आंखों में तस्बीह का दाना है। बकौल शायर, कुछ नजर आया ना फिर जब तू नजर आया मुझे, जिस तरफ देखा मुकामे हूं नजर आया मुझे।
शायर की नजर किस ख्याल पर है, जो अश्क है आंखों में तस्बीह का दाना है, यहाँ पर शायर की नजर महबूबे हकीकी पर है। ये इश्क की कैफियत है, ये इनकी आंखों से बहने वाले आंसू भी रब की हमदो सना कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ इश्क की राह पर चलने वाले और अपने रब की रजा को पाने की कोशिश करने वालों की कैफियत है कि उनकी आंखों से बहने वाले आंसू भी रब की हमदो सना कर रहे हैं। एक सच्चा आशिक इश्क की मस्ती में महव होता है, इसकी अपनी जात फना हो जाती है और इसके दिल की गहराई रब के जलवों को महसूस करती है। यही कैफियत यहाँ पर शायर जिगर मुरादाबादी की भी है। बाबा बुल्ले शाह इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। जो रब के रंग में ढल जाता है वो दुनिया की गुलामी और खौफ से निकल जाता है। यही हालत शायर की भी है। वो कहते हैं कि ये किसका तस्वुर है, ये किसका फसाना है, ये कैफियत जुदा है। आज मेरी आंखों में जो अश्क बह रहे हैं उसका फसाना अलग है। आज दिल की गहराई से रब की वहदत और कुदरत का इकरार हो रहा है। आज दुनिया की रोशनी मुझे मेरे रब से मिला रही है। यही वजह है कि जो आंसू इनकी आंखों से बह रहे हैं वो तस्बीह के दाने हैं। आज मोहब्बत की कैफियत जुदा है। आंसुओं में दर्द नहीं है बल्कि इकरार और सुकून है, क्योंकि ये इश्क का मुकाम है और महबूब खुदा है। ये कैफियत इश्क की है। दुनिया की रंगीनी में शायर को रब की कुदरत के जलवे नजर आ रहे हैं। इसलिए शायर बहुत खूबसूरत अंदाज में खुद से सवाल करते हैं, आज ये मोहब्बत का कौन सा रंग है? ये फसाना जुदा है, ये मुकाम मुनफरिद है, दिल की कैफियत अलग है। इस मोहब्बत में बहने वाले आंसू मुझे सुकून दे रहे हैं, जैसे ये अश्क जो मेरी आंखों से बह रहे हैं तस्बीह के दाने हों। ये कैफियत इश्क हकीकी की है और इस कैफियत को शायर ने बहुत खूबी से, बहुत खूबसूरती से बयान किया है। अगला शेर है, दिल संगे मलामत का हर चंद निशाना है, दिल फिर भी मेरा दिल है, दिल ही तो जमाना है। अब यहाँ क्या तस्वुर है हम इसको समझेंगे। जमाना गुमराह करता है, दिल में दुनिया की ख्वाहिशात भी बसती हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में ही आंख खोलते हैं और इस दुनिया में ही जीते हैं। और ये दुनिया की मोहब्बत, तलब, अजियत और दर्द भी दिल से वाबस्ता हैं। और यही दुनिया की मोहब्बत, तलब, अजियत और दर्द में हमें मुब्तला कर देती है। ये जो दुनिया की तलब और ख्वाहिश है, जब इंसान दुनिया की तलब और मोहब्बत से आजाद हो जाता है तो जिंदगी का मकसद पा लेता है। यही कैफियत इन अशार में भी जिगर मुरादाबादी की है। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफर तय करने के बाद इन्हें एहसास हो रहा है कि आज इनके लिए जिंदगी के मानी किस कदर वसी हो गए हैं, किस कदर वुसअत इख्तियार कर गए हैं। इस मुकाम पर अपनी जात और ख्वाहिशात की तलब नहीं रही, बल्कि देने का ज़र्फ आ गया है। मोहब्बत का दामन खल्के खुदा तक फैल गया है। इश्क हकीकी में मोहब्बत इंसान से होती है और महबूब खुदा होता है। यहाँ ये सवाल है कि शायर का दिल संगे मलामत के निशाने पर क्यों है? क्यों दिल मलामत कर रहा है?
اس شعر کو سمجھیں تو شاعر خود ہی اس شعر میں جواب بھی دے رہے ہیں۔ وضاحت کچھ یوں ہے، کیونکہ ہم معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں اور دنیا کی چمک ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، دل میں خواہشات بسنے لگتی ہیں اور یہ طلب ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی کچھ حالات شاعر کے ساتھ بھی ہوئے کہ وہ ایک وقت تھا دنیا کی طلب میں مگن تھے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت انداز میں اس خیال کو بیان کرتے ہیں۔ عشق مجازی پھول ہے اور عشق حقیقی اس کا پھل۔ آج شاعر جگر مراد آبادی عشق حقیقی کے مقام پر کھڑے ہیں اور انہیں ملامت ہے، ان کے دل پر جیسے سنگ برس رہے ہوں، پتھر برس رہے ہوں کہ زندگی کا ایک حصہ دنیا کی طلب میں کیوں گزار دیا۔ زندگی کا مقصد تو یہ نہیں تھا۔ اس اذیت میں، ملامت کی اذیت میں اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خواہشات بھی تو دل ہی میں جنم لیتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں۔ اے میرے دل، آج تم ہی مجھ پر ملامت کے سنگ برسا رہے ہو۔ تمہاری ہی خواہشات نے مجھے دنیا کی رنگینی اور چمک سے متاثر کیا تھا۔ یہ دل ہی تو ہے جہاں زمانے کی طلب بستی ہے۔ دل ہی گمراہ کرتا ہے اور جب گناہوں کا، گمراہی کا احساس ہو جائے تو یہ دل ہی ہے جو ملامت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہی کیفیت شاعر کی بھی ہے، یہی مقام شاعر کا بھی ہے۔ شاعر بھی اسی کیفیت کا شکار ہیں اور اپنے دل سے شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ خواہشات بھی تو تمہارے اس دل ہی میں تو جنم لی تھی اور تم ہی نے تو مجھے گمراہ کیا، تو آج کیوں مجھ پر ملامت کے سنگ برسا رہے ہو۔ ہم عشق کے ماروں کا اتنا ہی فسانہ ہے، رونے کو نہیں کوئی ہنسنے کو زمانہ ہے۔ اس شعر کو اگر عشق کی کیفیت پر پرکھا جائے، دیکھا جائے تو جگر مراد آبادی معاشرے کے رویے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ عشق کی راہیں کٹھن ہیں، یہ دیوانگی اور جنون کا سفر ہے۔ اس راہ پر چلنے والوں کو زمانے کے تلخ رویوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ زمانہ ہمیشہ عاشق پر پتھر اٹھاتا آیا ہے۔ شاعر معاشرے کے اسی رویے کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم عشق کے ماروں کا یہی فسانہ ہے، زمانہ ہم پہ ہنستا آیا ہے۔ ہم عشق کے ماروں کا اتنا ہی فسانہ ہے، رونے کو نہیں کوئی ہنسنے کو زمانہ ہے۔ ہم کیسے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ ہم عشق کے ماروں کا یہی فسانہ ہے، زمانہ ہم پر ہنستا آیا ہے۔ یہی زمانے کی روایت ہے، ہمارے درد کا، حالت کا کسی کو احساس نہیں۔ ہماری دیوانگی پر زمانہ ہنستا اور سنگ اٹھاتا آیا ہے۔ بقول غالب، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ایک اور شعر بھی اس حوالے سے ہم لکھ سکتے ہیں، ہے اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اس شعر کو اگر دنیا کے پس منظر پر دیکھا جائے تو مصائب میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ رونے کے وقت کوئی پاس نہیں آتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا، اور اچھے وقتوں پر ہر کوئی دوست ہوتا ہے۔ یہی زمانے کا چلن ہے۔ اگلا شعر ہے، وہ اور وفا دشمن مانیں گے نہ مانا ہے، سب دل کی شرارت ہے، آنکھوں کا بہانہ ہے۔ ادب کی روایت جفا، جدائی اور بے رخی ہے۔ زمانے کا کردار بھی منفی رہا ہے۔ شاعر جگر مراد آبادی یہی شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس راہ کو اختیار کرنے والوں کو اسی در سے گزرنا پڑتا ہے۔ میری سچائی نہ وفا دشمن کے رویوں کو بدل سکی اور نہ ہی میرے محبوب کو محبت شناس کر سکی۔ یہی درد، یہی بے بسی عشاق کا ہمیشہ سے نصیب رہی ہے، اور یہی کٹھن راہیں
मेरी भी मुंतजिर थी। बकौल शायर, शिकवा तो एक छेड़ है लेकिन हकीकतन तेरा सितम भी तेरी इनायत से कम नहीं। शायर अपने दर्द का, अजियत का बयान करते हुए जमाने के रवैये और महबूब की बेरुखी का शिकवा कर रहे हैं। मजीद आप लिखते हैं, मुझे इस अजियत में दिल की शरारत ने मुब्तला किया। आंखें तो महज बहाना है, मोहब्बत तो दिल में बसती है और ये दिल ही है जो इन कठिन राहों का मुसाफिर बना देता है। जहां जमाना दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है, बेरुखी और जुदाई मुकद्दर बनकर। यही अदब की रिवायत है और यही मोहब्बत का अदब की रिवायत में अंजाम। अगला शेर है, शायर हूं मैं, शायर हूं, मेरा ही जमाना है, फितरत मेरा आईना, कुदरत मेरा शाना है। जिगर मुरादाबादी अपनी खूबी बयान करते हुए कहते हैं कि मैं शायर हूं और शायरी ही मेरा कमाले फन है, मेरा खासा है। ऐसे लगता है इस शेर में जैसे उन्हें अपने शायरी और कमाले फन पर बड़ा नाज हो, बड़ा फख्र हो। शायरी अपने अहद की अक्कास होती है। अब यहाँ पर हमें ये तस्वुर भी समझना है कि ऐसा क्यों कहा कि शायरी का ही जमाना है। शायरी अपने अहद की अक्कास होती है। हर शायरी अपने अहद की तर्जुमानी करती है और उस अहद की जदीद शायरी कहलाती है। शायर अपने कलाम की खूबी बयान कर रहे हैं। अहद जो है ना, वो शायरी में जिंदा रहते हैं, तारीख इसमें समा जाती है और अगली नस्लों तक पहुंचती है, क्योंकि जो वाकयात, सियासी हालात हो रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं अदब के अंदर मौजूए बहस होते हैं और हर शायरी अपने अहद की जदीद शायरी कहलाती है। तो इसीलिए शायर ने कुछ इस तरह से कहा, मेरी शायरी का शुमार इस जमाने की शायरी में होता है। आप जमाने के सियासी, माशी, माशरती हालात को अपनी शायरी में कलमबंद कर रहे हैं। आने वाला वक्त मेरी शायरी में इस अहद की तस्वीर देखेगा। फितरत के आईने में, निजामे कुदरत की तस्वीर में मेरी शायरी के जौहर निखरते हैं। यानी आपने फितरत को आईना कहा। फितरत के आईने में हम इसकी वजाहत कैसे करेंगे? फितरत के आईने में, निजामे कुदरत की तस्वीर में मेरी शायरी के जौहर निखरते हैं। यानी आपकी शायरी निजामे फितरत का आईना है। आपकी शायरी में फितरत का हुस्न झलकता है। आपका मौजू फितरत है। आप रब की, कुदरत की हम्दो सना अपनी शायरी में करते हैं। निजामे फितरत आपकी शायरी के जौहर को निखारती है। आपका ये भी कहना है कि आपका जो कमाले फन है वो निजामे फितरत के हुस्न को बयान करने में निखरता है। अगला शेर है, थोड़ी सी इजाजत भी ए बज़्मे गहे हस्ती, आ निकले हैं दम भर को, रोना है रुलाना क्या। ए बज़्मे गहे हस्ती का मतलब है ए जिंदगी की महफिल। इसमें जिंदगी को एक महफिल या इज्तिमा के तौर पर देखा गया है, जहां मुख्तलिफ किरदार और वाकयात सामने आते हैं। यानी जो जिंदगी है वो एक महफिल है। शायरी में इस तरह की तराकीब जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। थोड़ी सी इजाजत, शायर जिंदगी की महफिल में कुछ मोहलत और मांग रहे हैं। ये दुनिया की बेसबाती की तरफ इशारा है कि हम इस दुनिया में आर्जी तौर पर आए हैं और एक महदूद वक्त के लिए यहाँ मौजूद हैं और फिर एक दिन हमें इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। निकले हैं दम भर को, रोना है रुलाना है। इससे मुराद के जिंदगी के मुख्तसर लम्हात में
انسان کو غم اور خوشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ جذبات وقتی ہوتے ہیں۔ شاعر انسانی زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ زندگی ایک مختصر سفر ہے جہاں انسان کو دکھ اور غم بھی ملتے ہیں، مگر یہ سب عارضی ہیں۔ اس شعر میں جگر مراد آبادی زندگی کی ناپائیداری اور انسانی جذبات کو بڑی خوبی سے بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو ہمیں زندگی کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک دن اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، اور دوسری طرف انسانی جذبات ہیں جس کا بیان بہت خوبی سے کیا گیا ہے۔ قول خواجہ میر درد: شمع کے مانند ہم اس بزم میں چشمے نم آئے تھے، دامنے تر چلے۔ یہ دکھ، درد، رونا رلانا غم دوراں کا بھی اظہار ہو سکتا ہے اور غم جانا کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں اس درد میں آنسوؤں کی مدت بھی مختصر ہے، کیونکہ یہ جہان عارضی ہے، یہ مقام عارضی ہے، یہ زندگی کی مدت ختم ہو جانی ہے۔ بقول خواجہ میر درد: درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ اگر روایت کے پس منظر میں اس شعر کو دیکھیں تو شاعر محبت کا درد اٹھائے زخموں سے چور یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا مختصر مدت ہے اور اس درد اور اذیت میں سانسوں کے ساتھ یہ درد اور اذیت ختم ہو جائے گی۔ اگر زندگی کے غموں کا بیان ہے تو تب بھی شاعر کا یہی خیال ہے کہ زندگی کے غم بھی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، اس لیے اس درد کو مختصر وقت کے لیے ہی اٹھانا ہے، برداشت کرنا ہے، یہی حقیقت ہے زندگی کی بھی اور غموں کی بھی۔ اور اگر درد محبوب کا ہے تو تب بھی شاعر کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، یہ درد، یہ جدائی، یہ بے رخی کی اذیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جب مجھے موت کا سامنا ہوگا۔ اگلا شعر ہے: یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ادب کی روایت ہے کہ عشق کی راہیں بہت کٹھن ہوتی ہیں، اس راہ پر چلنے والوں کو جدائی، بے رخی اور بے وفائی کی اذیت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ شاعر کو بھی ان مصائب کا سامنا ہے اور آپ خوبی سے اپنے درد کا اظہار کر رہے ہیں۔ بقول شاعر: ہے اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ شاعر اس شعر میں محبوب کے ظلم و ستم کی شکایت کر رہے ہیں، یعنی شکایت بھی ہے کہ یہ کون سی آگ ہے، یہ ظلم و ستم کی آگ ہے۔ اس راہ میں منزل کو پانے کے لیے درد اور اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ محبت کی راہ میں منزل کو پانے کے لیے درد اور اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، اور شاخ کا مقدر جدائی ہی ہے۔ اپنی وفا کے باوجود بے وفائی اور بے رخی کا ستم ہی ملتا ہے۔ اس راہ کو اختیار کرنے والوں کو منزل پانے کے لیے آگ کے دریا سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگلا شعر ہے: خود حسن و شباب ان کا کیا کم ہے رقیب اپنا، جب دیکھیے اب وہ ہے آئینہ ہے شانہ ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کے حسن و جمال اور شباب کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ بقول مرزا غالب: ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو راستہ اپنا۔ اس شعر میں جگر مراد آبادی کی بھی کچھ یہی کیفیت ہے کہ اپنے محبوب کے حسن و جمال سے اس قدر متاثر ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا حسن بھی میرا رقیب ہے۔ پھر ستم یہ کہ ان کے محبوب کو بھی اپنی خوبصورتی کا احساس ہے اور وہ خود کو ہر وقت آئینے میں دیکھتا اور سنوارتا رہتا ہے۔ آئینے کا بار بار ان کے محبوب کو دیکھنا بھی شاعر کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آئینہ بھی ان کے محبوب کے حسن کو دیکھے۔ یہ ایک منفرد انداز ہے اپنے محبوب کی خوبی کو، خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے۔
بالوں کو संवारने के लिए कंघी का इस्तेमाल उनके हुस्न को मजीद निखार देता है। शेर में लफ्ज शाना के मानी कंघी या वो आलय के हैं जिससे बाल संवारे जाते हैं। शायर को इस शेर में हुस्न जमाल शबाब महबूब के लिए अपना रकीब मालूम होता है, क्योंकि ये इन्हें एहसासे कमतरी का शिकार कर रहा है कि अपने महबूब के सामने वो खुद को कम हसीन देखते हैं और वो एहसासे कमतरी का शिकार हो रहे हैं और यूं अपने आप को महबूब के हुस्न की तारीफ में भी एक मुनफरिद अंदाज से पेश कर रहे हैं। ये मौजू शोरा के यहाँ अक्सर मिलता है। शायर यहाँ कहते हैं कि खुद उसका हुस्न जमाल के कम मेरा रकीब था, जो आईना भी मेरा रकीब बन गया है और हर वक्त मेरे महबूब के हुस्न की खूबी बयान करता रहता है। यानी वो इस कदर हसीन है कि आईना भी इसकी तारीफ किए बगैर ना रह सका। ये शायर का ख्याल है, ये शायर का कहना है।